हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। बेटा, आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और जो बेसिक लॉ हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स से, उसी में से जो अगला लॉ हम आज स्टडी करेंगे वो है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, यानी बलों के त्रिभुज का नियम। और साथ ही साथ हम देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस या लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस भी इसको बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है बलों के बहुभुज का नियम। इन दोनों फोर्सेस के साथ साथ हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि बल का दो दिशाओं में वियोजन कैसे करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो पिछला लेक्चर जो हमने देखा था उसमें अगर किसी को डाउट हो तो वो अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल से। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ ट्रायंगल का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। ठीक है, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसको दो तरह से बोला जाता है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि यदि किसी बिंदु पर लगे हुए दो समतलीय संगामी बलों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाता है, तो इन दोनों बलों का परिणामी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सकता है। थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट है, इसी को एक बार इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। इफ़ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, then the closing side of the triangle taken in reverse order will represent the resultant of those two forces in magnitude and direction। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हमको ध्यान करनी है, पहले उन पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दो समतलीय संगामी बल, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है ये एक प्लेन एरिया होता है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो नियम है ये समतलीय संगामी बल, यानी कि ये हो गया समतलीय संगामी बल को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, तो ये जो रूल है लॉ ऑफ ट्रायंगल ये कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए वैलिड है। पहली चीज़ तो हमको ये याद रखनी है। ठीक है, अब ये नियम ये कहता है कि अगर किसी एक पॉइंट पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, या मान लीजिए दो फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं अभी, उन दो फोर्सेस को किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो तीसरी साइड है, सीक्वेंस से लेने पर जो तीसरी साइड है वो उन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब आइए हम देखते हैं, एक बार इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है ये नियम। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, मानिए ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये F1 है, ठीक है, और दूसरा है ये F2। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, इनके बीच में कोई एक एंगल थीटा है मान लीजिए। ठीक है, तो ये नियम ये कहता है कि इन दोनों फोर्सेस को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि इनके द्वारा एक त्रिभुज की दो भुजाएं मान लें जो सीक्वेंस में हो। तो मान लीजिए कि ये दो फोर्सेस लग रहे थे, इनके बीच का एंगल थीटा था। अब हम ऐसे ही ध्यान देते हैं, हमने माना कि जो F1 है ये वाला फोर्स ये ट्रायंगल की एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसी साइड को हम ऐसे ही बना रहने देते हैं। हमने इसके मैग्नीट्यूड के बराबर स्केल लेकर के लाइन खींच दी F1। दूसरी लाइन जो थीटा एंगल पर फोर्स था उसको शो कर रही है, तो दूसरी लाइन मान लीजिए ये हो गई। ठीक है, इसका और F1 का एंगल थीटा था तो ये थीटा ही रहेगा अभी भी। ठीक है, तो जो इनको मिलाने वाली तीसरी लाइन होगी ट्रायंगल की, जो ऐसे कहीं से जा रही होगी, ओके, जो कुछ इस तरह से जा रही होगी, ये तीसरी लाइन ट्रायंगल की ये इस ट्रायंगल के रिजल्टेंट को शो करेगी, इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को शो करेगी। ओके, एक बार फिर से इसको समझते हैं। चलिए, मान लिया कि दो फोर्सेस लग रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, माना ये पॉइंट है O। ठीक, इस पर एक फोर्स लग रहा है ये P और दूसरा फोर्स लग रहा है Q। माना कि इनके बीच का एंगल है थीटा। P हॉरिजॉन्टल फोर्स है और इससे थीटा डिग्री पर Q फोर्स लग रहा है। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम इन दोनों बलों को मान लें कि ये किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स हैं,
चलिए मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, P के बराबर स्केल लेकर के, ठीक है। स्केल लेने का मतलब क्या है कि अगर P की लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो हम मान लेंगे, सॉरी, अगर P का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है तो हम मान लेते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 न्यूटन का मतलब 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 सेंटीमीटर की अगर लाइन खींच लें तो ये 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो वैसे ही हमने P न्यूटन जो है तो हमने एक P सेंटीमीटर की लाइन खींच ली और ये रहा पॉइंट O, ये एज इट इज़ था ही। अब ये जो साइड है ये रिप्रेजेंट कर रही है ट्रायंगल की एक साइड को, ठीक, यानी कि ये हो गया P। अब इससे थीटा डिग्री पर था Q, तो हमको ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड लेनी है, तो यहाँ से हम सीक्वेंस में लेते हैं और थीटा डिग्री पर एक ये उसी मैग्नीट्यूड के बराबर स्केल लेकर के यहाँ से हमने खींच दिया ये Q मैग्नीट्यूड के बराबर एक लाइन, ये हो गई। अब देखिए इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने सेम रखी, ये थीटा। तो जो लॉ ऑफ ट्रायंगल है, लॉ ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि अगर इन दोनों फोर्सेस को किसी त्रिभुज की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा निरूपित किया जाए क्रमशः, मतलब इसी सीक्वेंस में लाइन से ले रहे हैं, देखिए एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तो जो तीसरी लाइन होगी लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो तीसरी लाइन कौन सी होगी इस त्रिभुज की, वो होगी ये, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन हम ये ले रहे थे, फिर ऐसे चले थे, तो अब ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में ये जो तीसरी लाइन है ये P और Q के रिजल्टेंट को दर्शाएगी, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको स्केल से नाप लें और इसको वापस स्केल करके फोर्स में बदल दें तो हमको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट कितना है, ठीक। हम इसको एक बार ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 3 बल लग रहे थे, एक इस तरफ लग रहा था 3 न्यूटन्स, ठीक है, एक बल लग रहा था 4 न्यूटन्स, ठीक है। मान लीजिए अभी हम 2 ही बल लेकर के चलते हैं, ठीक है, 3 और 4 न्यूटन्स के 2 बल लग रहे हैं, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि अगर इन दोनों बलों को हम किसी त्रिभुज की दो एडजेसेंट साइड से निरूपित कर दें, मतलब तो हमने मान लिया कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके, तो 3 न्यूटन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड 4 न्यूटन इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने स्केल ले लिया, ठीक है। अब माना इन दोनों के बीच ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। तो अब देखिए पहला बल जो लग रहा है वो 3 न्यूटन का, उसको हमने त्रिभुज के एक भुजा मान लिया, ये कितनी होगी, तो 3 न्यूटन यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो हमने मान लीजिए ये लाइन खींची AB, 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 3 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये 3 न्यूटन होगा। अब B से ये जो फोर्स था ये 3 न्यूटन को शो कर रहा है, तो B से, क्योंकि हमने सीक्वेंस में बोला था लॉ ऑफ ट्रायंगल में, तो B से हम एक लाइन इधर खींचेंगे और ये कौन से फोर्स को शो करेगी, 4 न्यूटन को, यानी कि ये लाइन की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 4 न्यूटन। मान लीजिए ये हो गया C पॉइंट। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम इसको और इसको ऐसे मिला दें, यानी कि ये हो गई इस त्रिभुज की तीसरी भुजा, तो रिवर्स ऑर्डर यानी कि ये इसकी डायरेक्शन तो हो जाएगी ये। अब ये ध्यान रखिएगा एरो ऐसे ऐसे चल रहे थे, लेकिन रिजल्टेंट के लिए हम उल्टा लेते हैं, तो ये हो गया रिजल्टेंट की डायरेक्शन। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, हम अगर इसको नाप लें, ठीक है, तो नापने से जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू ही इसका आंसर होगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इसको स्केल पर लेके देखेंगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं इनके अकॉर्डिंग इसकी जो लंबाई आएगी वो आएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसका आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर सीधे सीधे मिल जाएगा कि इसकी लंबाई हम निकाल सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके, ठीक है।
तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अगर AC की वैल्यू हमको मिल जा रही है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर वाज 1 न्यूटन। इसका मतलब हो गया कि R इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ये देखिए R की वैल्यू 5 न्यूटन आ गई। ये है लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल का एक तो रूप ये हो गया, ठीक है। दूसरा रूप एक और है, इसी के स्टेटमेंट को हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं। वो क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो और करके जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है कि अगर किसी बिंदु पर लगे हुए 3 बलों को परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई 3 भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो ये तीनों बल संतुलन में होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया था कि अगर कोई 2 बल हैं और वो किसी पॉइंट पर लग रहे हैं, उनको हम किसी ट्रायंगल की साइड मान लें 2, और ट्रायंगल बनाने लगे, 2 साइड बना दे, तो तीसरी जो साइड होगी वो रिजल्टेंट बताएगी। अब हम कह रहे हैं कि अगर तीनों बलों से एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, क्लोज्ड ट्रायंगल, ठीक है, तीनों बलों के मैग्नीट्यूड से हम स्केल ले लें और उनसे एक क्लोज्ड ट्रायंगल बना सकते हैं, तो वो तीनों बल संतुलन में होंगे। यही चीज़ लिखी हुई है। इफ़ द 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सीक्वेंस, देन दीज 3 फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब मान लीजिए कि एक ये फोर्स लग रहा है P, यहाँ पर ये लग रहा है Q, और ये लगा R। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल का जो दूसरा रूप है, जिसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, वो ये कहता है कि अगर इन तीनों बलों के को हम मान लें कि ये किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इनके द्वारा एक बंद त्रिभुज बनाया जा सके, ठीक है। यानी कि त्रिभुज पूरा होना चाहिए, ट्रायंगल कंप्लीट होना चाहिए। तो क्लोज ट्रायंगल अगर इनसे बन सकता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, ठीक है, और सीक्वेंस में ली गई साइड्स के अकॉर्डिंग, तो ये तीनों के तीनों फोर्सेस जो होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब मान लीजिए हमने पहली साइड ले ली P, सीक्वेंस से लेना है तो हमने पहले ले लिया, ये हो गया P, स्केल जैसे हमने पहले लिया था मान लिया वैसे ही, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हो गई A साइड और B साइड, ठीक है, ये शो कर रही है P को, P के मैग्नीट्यूड के बराबर है। डायरेक्शन P वाली ही ली है। अब सीक्वेंस में लेना है तो B से अगला सीक्वेंस आएगा और दूसरा बल है Q, तो Q की जो भी डायरेक्शन है P से, ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी उसी डायरेक्शन में Q को खींच लेते हैं। मैग्नीट्यूड देख करके स्केल ले करके हमने Q यहाँ पर ले लिया, ठीक, ये हो गया Q, मान लीजिए ये हो गया पॉइंट C। और अब अगर R जो था इसको हम यहाँ से लेंगे और ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। अगर R की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी ऐसी है कि इससे C पॉइंट से A पॉइंट मिल करके ये कंप्लीट बन रहा है ट्रायंगल, ये त्रिभुज पूरा हो रहा है R के द्वारा, तो ये तीनों बल संतुलन में हैं, ठीक है। अगर इन तीनों को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये है लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, नोट भी करते जाइए अपनी कॉपी में, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसको। ये हो गया बलों के त्रिभुज का नियम, यानी कि लॉ ऑफ ट्रायंगल। अब जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल हमने देखा, बिल्कुल इसी तरह से है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, कुछ भी अलग नहीं है। पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज। तो जब 2 से ज़्यादा भुजाएं होती हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब 2 से ज़्यादा होंगी तभी एक क्लोज्ड शेप बनती है। क्लोज्ड शेप अगर स्ट्रेट लाइन से बन रही है तो हम उसको पॉलीगन बोल देते हैं। 3 लाइन है पॉलीगन में तो वो ट्रायंगल हो गया, 4 लाइन होती हैं तो वो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। इस तरह से करके हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। हेक्सागन, पेंटागन, पॉलीगन्स जो होते हैं ये हम बोलते हैं जब 2 से ज़्यादा लाइन्स हैं, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं बलों के बहुभुज के नियम, यानी कि लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस की, ठीक है। तो लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है, चलिए अब इसको देखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो लॉ ऑफ पॉलीगन क्या कहता है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल की तरीके से, ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर कार्यरत समतलीय संगामी बलों को परिमाण और दिशा में
किसी बहुभुज की, ठीक है ध्यान दीजिएगा, बहुभुज मतलब पॉलीगन, किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, ठीक है, तो इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा परिमाण में इन सभी बलों के परिणामी बल को दर्शाएगी, लेकिन इसकी दिशा विपरीत क्रम में होगी। कुछ ऐसा ही था लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, इसको हम फिर से इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इफ़ द फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, ये ध्यान रखिएगा, टेकन इन ऑर्डर, then the closing side of that polygon will represent the resultant of these forces in magnitude but in reverse order, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में हम लेंगे इसको, ठीक है, डायरेक्शन जो होगी वो रिवर्स होगी। ओके, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो मान लीजिए कि कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज ये लगा F1, then F2, F3, F4 and F5। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस जो है, ये जो पहला स्टेटमेंट हमने देखा है, ये कहता है कि अगर इन सभी फोर्सेस को हम किसी पॉलीगन बनाने के लिए उसकी साइड्स मान लें, ठीक है, तो इनसे जितनी साइड्स बनती हैं वो बनेंगी, उसके अलावा जो आखिरी साइड का एंड होगा, यानी कि इनके अलावा जो क्लोजिंग साइड होगी, वो क्लोजिंग साइड इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। इसको समझ लीजिए कैसे, जैसे स्केल लिया था वैसे ही स्केल और डायरेक्शंस हम लेते जाएंगे इनकी, ठीक है, जो एंगल्स जितने दिए हो, लेकिन सीक्वेंस में, जैसे F1 पहला है, F2 दूसरा है, तो हम इसको F1 पहली साइड, फिर F2 दूसरी साइड, F3 तीसरी साइड, ऐसे सीक्वेंस में लेके हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं पॉलीगन। तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ पर आ गया ये F1 से फिर F2 की डायरेक्शन में हम ऐसे चले, F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर, ये हो गया F2। देन F3 कुछ इस तरह से गया था, इससे ये हो गया F3, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है टेकन इन ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस में क्रमागत भुजाएं, तो F1 F2 F3, डायरेक्शन भी देखिए वही लेते जा रहे हैं, ठीक है। F3 की जो डायरेक्शन थी हॉरिजॉन्टल से वही ले रहे हैं, F4 इस तरफ था तो F4 का जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से वो हम नाप लेंगे, और F4 की डायरेक्शन हमने मान लीजिए ये बना दी, मैग्नीट्यूड नाप करके ये हमने बनाया F4, ठीक है। अब F5, तो मान लीजिए F5 की डायरेक्शन हमने ये बना दी, ये हो गया F5। तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है कि अगर इतना हमने बना दिया तो अब जो इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी, क्लोजिंग साइड कौन सी होगी, देखो अभी तो 1 2 3 4 5 ये बन गए, तो जो छठी साइड होगी यानी कि ये वाली, ठीक है। अगर हम नाम की बात करें ABCDEF, ओके, तो AF जो साइड है, ये AF साइड इन सभी के रिजल्टेंट यानी परिणामी को शो करेगी और इसकी दिशा विपरीत होगी, यानी कि ये हो जाएगी R। तो हम इस R को नाप लेंगे, ठीक है, और इसको नाप करके स्केल में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इन सारे बलों का परिणामी होगा और इसकी दिशा हम यहाँ से एंगल नाप सकते हैं, ठीक है। ये पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रायंगल में था। अब इसका भी एक दूसरा रूप है, इसका एक दूसरा स्टेटमेंट भी है, उसको भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जैसे वहाँ पर था ट्रायंगल में, वैसे ही यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि यदि किसी बिंदु पर लगे हुए सभी बलों को परिमाण और दिशा में किसी बंद बहुभुज, याद रखिएगा अभी हमने बंद की बात नहीं कही थी, ठीक है, बल्कि बंद करने वाली जो थी वो रिजल्टेंट दे रही थी, जो बंद करने वाली साइड थी। अब हम कह रहे हैं कि जितने भी बल हैं उनके द्वारा अगर हम एक बंद बहुभुज बनाने में सफल हो जाते हैं, यानी कि उनके द्वारा परिमाण और मैग्नीट्यूड में
दिशाओं को लेकर के, भुजाओं को लेकर के एक बंद बहुभुज यानी क्लोज्ड पॉलीगन बना सकते हैं, तो वो सभी बल यानी कि सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे यानी साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, मींस अगर इन्हीं बलों के द्वारा जो हमने ऊपर लिए थे, ठीक है, इनके द्वारा एक क्लोज्ड हम वो बना सकते बहुभुज, ठीक है, तो ये सभी बल इक्विलिब्रियम में हो जाते। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक बल लगा P, दूसरा लगा Q, तीसरा लगा R, ये हो गया S, ठीक है, और ये बल लग गया M। अगर ये 5 बल लग रहे हैं और इन पांचों बलों का मैग्नीट्यूड हम जैसे पहले स्केल लिया था उसी तरह से स्केल ले लें, ठीक है, ये अलग डायग्राम है, ये इस स्टेटमेंट के लिए है। ओके, तो अगर हम इनको स्केलिंग ले करके एक बहुभुज बना सकें, जैसे पहला हो गया P, ठीक है, दूसरा यहाँ से था Q, देन R ये जा रहा था तो R की डायरेक्शन में हमने नापी और उसका मैग्नीट्यूड देखा R। फिर यहाँ से S हॉरिजॉन्टल ऐसे गया था, तो मान लीजिए ये हो गया S, और इसके बाद था M। ओके, मान लीजिए ये M था तो हमने मान लिया कि ये हो गया M। तो अगर इस तरह से एक बंद बहुभुज बन रहा है, क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा है इनको ऐसे बनाने पर, तो ये सारे के सारे बल इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम में मतलब ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को निल कर रहे होंगे, ठीक है, कैंसिल कर रहे होंगे। ये है बलों के बहुभुज के नियम के 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नोट नहीं किया है तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बोलिएगा, अगर किसी को लगता है कि दोबारा ज़रूरत है तो दोबारा क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो बलों के बहुभुज का नियम भी हो गया ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यानी कि बलों के घटक निकालना या बलों के कंपोनेंट्स निकालना, वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यानी बलों का वियोजन जो होता है ये 2 तरह से किया जाता है। एक तो होता है समकोणीय वियोजन, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से कि एफ कोई फोर्स लगा है थीटा डिग्री पर लगा है तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। हालांकि मैं अभी इसको आपको करके बता भी दूंगा, ठीक है, फिर से बता दूंगा। इसके अलावा होता है कि हमको कोई 2 डायरेक्शन दे दी गई और बोला जाए कि किसी दिए गए फोर्स के उन दोनों डायरेक्शंस में आप घटक निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तो ये 2 तरीके होते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के, इन दोनों को हम लोग अभी देख लेंगे। तो सबसे पहला वाला जो है हम चलिए उस पर आते हैं। पहले समकोणीय वियोजन, यानी कि ये जो इसके 2 घटक निकलते हैं ये परस्पर लंबवत होते हैं, यानी कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे, तो देखिए मान लिया कि एक कोई फोर्स है R, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर लग रहा है। ठीक है, अब हमको इस R के समकोणीय वियोजन करने, यानी कि इसके 2 कंपोनेंट निकालने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए ये पॉइंट था O और R का ये था मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, मीन्स इस रेक्टेंगुलर को पूरा करते हैं ज़रा। ठीक है, अगर ये O था, हमने मान लिया ये है A, ये है B, ये है C। ठीक, अब मान लिया OA जो है, ठीक है, OA जो साइड है
इसको हम मान लेते हैं ये है P और इधर है Q। तो हमको पता करना है कि ये जो इसके दो बल हैं P और Q, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, किसी भी बल के जो दो समकोणीय घटक होते हैं, यानी कि ये अगर R था तो R के दो समकोणीय घटक होंगे, एक जो थीटा डिग्री पर इधर नीचे की तरफ जहाँ से थीटा डिग्री बना रहा है एक इस तरफ होगा, एक होगा इसके लंबवत यानी कि ये। ठीक है, इनको कैसे निकालेंगे? तो इनको निकालने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर आप लगाइए कॉस थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा OA अपॉन OB। ठीक है, अब OA की वैल्यू है P अपॉन OB की वैल्यू है R, तो P की वैल्यू आ गई R कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये कोई फोर्स था R, ठीक है, तो R का एक कंपोनेंट हमको मिल गया जिस दिशा से ये R का कोण हमको दिया हुआ है, उस दिशा में आ गई वैल्यू R cos थीटा। ठीक है, कहीं कहीं पर ये F दे रखा होगा, कुछ भी आप मान सकते हैं इसको, R F कोई भी एक बल मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है कि Q यानी कि इसका जो समकोणीय दूसरी तरफ है, ठीक है, उस घटक की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम लगा देंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, देखिए ये 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी सब 90 डिग्री है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो अगर ये Q है तो ये भी होगा Q। हमको इसी Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन OB मीन्स Q अपॉन R। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाती है R साइन थीटा। ये तो तरीका हो गया एक। ठीक है, अब इसको बहुत सिंपली आप ऐसे याद रखिए। ठीक है, ये तो हो गया कि हमको एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। इन जनरल अगर हम बात करें, ठीक है, कि इन जनरल हम इसको कैसे दिखाएंगे, एग्ज़ाम्स में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका हमको क्या करना है, हमको बस ये याद रखना है कि मान लीजिए एक कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये लग रहा है कोई फोर्स F, और ये दे रखा है कि ये इस लाइन से थीटा डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो जिस तरफ से ये थीटा डिग्री एंगल बना रहा है उस तरफ इसका जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा F cos थीटा, और F cos थीटा से 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा F sin थीटा। बस हमको ये याद रखना है। इसका रिवर्स भी हो सकता है, तो कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे। तो बस इतना याद रखिए, जिधर से थीटा दे रखा है उस तरफ कॉस कंपोनेंट होगा और उसके दूसरी तरफ साइन होगा। मान लीजिए इसकी जगह पर ऐसे दे रखा हो कि ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है, ये F फोर्स लगा है, ये थीटा बना रहा है, तो भी आपको बस ये याद रखना है कि जिस तरफ थीटा बना रहा है उस तरफ हो जाएगा F cos थीटा, और उसके लंबवत यानी परपेंडिकुलर साइड में यानी कि इस तरफ आ जाएगा F sin थीटा। ठीक है, ये होते हैं समकोणीय घटक। ठीक है, या समकोणीय वियोजन जिसको बोलते हैं। ठीक, अब दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है कि किसी दी गई दिशा में हमको ज्ञात करना है कि इसके घटक यानी कि इसके कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, क्या उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक कोई दिया हुआ फोर्स है F। ठीक, ये है एक दिया हुआ फोर्स F। थोड़ा सा पेज ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये दिया हुआ फोर्स है F। अब हमको बोला जाता है कि ये जो F है, ठीक है, ये इसके
दो दिशाओं में, यानी कि अल्फ़ा इस तरफ और बीटा इस तरफ, यानी कि ये दिशा, इन दोनों दिशाओं में इसके घटक यानी कि इसके कंपोनेंट्स निकालो, इसको रिजॉल्व करो, इनकी वैल्यू निकालो कि इस बल के इन दोनों डायरेक्शन में क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है। देखिए ये साइड और ये साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये 90 डिग्री होते तो ये वाला केस हो जाता, लेकिन ये साइड और ये साइड जहाँ जिन पे हमें निकालना है इसके वैल्यूज़ कंपोनेंट्स की, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है। तब हम कैसे निकालेंगे? ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर वही पहले की तरह एक रेक्टेंगुलर इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये यहाँ से कंप्लीट हो रहा है फोर्स, चलिए यहाँ से एक लाइन खींचते हैं हम इसके पैरेलल। ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक, ये लाइन पूरी हो गई। अब हम मान लेते हैं ये था O, ये है A, ये है B, ये है C। ठीक, अगर ये अल्फ़ा एंगल है तो ये भी होगा अल्फ़ा। ऐसे ही अगर ये बीटा एंगल है तो ये भी होगा बीटा। क्यों? ये लाइन पैरेलल है तो ये बीटा दोनों हो गए अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? अगर हमको फाइंड करना हो कि ये कितना होगा एंगल, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको सीधी चीज़ है कि ये एक OAB, ये वाला एक OAB एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जो टोटल होता है वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, तो इसको हम 180 में से अल्फ़ा प्लस बीटा को माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू इस वाले एंगल की। ठीक, अब हम यहाँ पर लगा देते हैं साइन रूल। ठीक, साइन रूल लगाते हैं ट्रायंगल OAB में। तो साइन रूल क्या होता है? तो साइन रूल होता है कि कोई साइड, मान लीजिए जैसे हमने लिया यहाँ पर OA अपॉन सामने, OA के सामने वाला जो एंगल है यानी कि बीटा, इसका साइन ऑफ बीटा इक्वल टू OA हमने ले लिया था, अब AB। तो AB ये हो गया, तो AB के सामने वाला एंगल देखिए कौन सा है इस ट्रायंगल में? अल्फ़ा। तो इज इक्वल टू AB अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू OB अपॉन साइन, तो OB ये है, OB के सामने वाला एंगल है ये, तो 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। तो अब अगर हम मान लें कि OA डायरेक्शन में जो इसका घटक था वो था P और इस डायरेक्शन में था Q। ठीक है, तो जो यहाँ पर AB है इसी को हम OC भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे, OA को हमने लिख दिया P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू AB को हम लिख सकते हैं OC अपॉन साइन अल्फ़ा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है एक। ठीक है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, इक्वल टू OB की वैल्यू हमको पता ही थी, F या R मान लीजिए, F हमने माना हुआ है, तो F अपॉन साइन 180 माइनस थीटा अगर होता है तो वो साइन थीटा होता है, तो वैसे ही साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर OC बराबर हमको पता है Q। ठीक, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक बार हम इसको और इसको इक्वल कर दें, मीन्स P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा P इज़ इक्वल टू F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो गया एक कंपोनेंट दी गई डायरेक्शन में। ठीक है,
यानी कि इस तरफ वाले कंपोनेंट की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हम एक बार इसको और इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए Q अपॉन साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू F अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू F साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हमें मिल गए दी गई दिशाओं में, ठीक है। कैसे, इस दिशा में हमने माना था कि P है तो P की वैल्यू हमको इस फार्मूले से मिल जाएगी। इस दिशा में हमने माना था कि Q है तो Q की वैल्यू हमको इस फार्मूले से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अगर कहीं नहीं नोट कर पाएँ तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इनका हम लोग न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ करने वाले हैं, स्पेशली ऊपर वाले का तो बहुत यूज़ होना है, ठीक है। लगभग हर जगह हमको रिजॉल्व करना होगा उसको, समकोणीय वियोजन यानी कि रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन हमें करना पड़ेगा। बाकी नीचे वाला जो है ये भी यूज़फुल है, इसका भी कई जगह पर यूज़ होगा, तो इनको आप नोट कर लीजिए, ओके। तो यहाँ पर आज का वीडियो एंड अप कर रहे हैं, आज का लेक्चर हम एंड अप कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लामीज़ थ्योरम की बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस जब होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जब दो से ज़्यादा बल लग रहे हों एक ही पॉइंट पर, तो हम कैसे बल निकाल सकते हैं, उनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इन पे बात करेंगे हम अगले वीडियो में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ओके। टेक केयर।